और अच्छा बचे 10-5 रुपये या हो गए पूरे? बचे क्या हैं? कितने? 150। तो अभी तक अपन इंटरेस्ट में चल रहे हैं। मेरे को पसीना आ गया ठंड में, आप कह रहे हो 150 बचे। चलो 5 मिनट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सब बात हमारी हो गई, लेकिन मैंने शुरू में कहा था, मैंने आरसीएम को 2 चीज के लिए किया, एक पैसिव इनकम यानी रॉयल्टी और एक सिक्योरिटी। जिस चीज ने मेरे को बहुत प्रभावित किया, अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले निर्णय लें कि मेरे को करना है या नहीं करना, और डिसीजन हमेशा स्वयं का लें। हम गलती क्या करते हैं, हम समझते किसी और से हैं और पूछते किसी और से। मैं आपसे कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूं। आपको बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो तो आपको किससे मिलना चाहिए? बहुत बड़े डॉक्टर से। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से मिलो, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है तो बहुत बड़े डॉक्टर से मिलो। आपको वकील बनना है तो किससे मिलना चाहिए? वकील से। बहुत बड़ा बनना है तो बहुत बड़े। टीचर बनना है तो अच्छा, इतना तो समझते हो, ये तो कॉमन सेंस की बात। आरसीएम करना है तो फिर किससे मिलना चाहिए? आरसीएम वाले। जो आरसीएम में ये लोग सफल हो चुके हैं। अब आरसीएम आप यहां समझ के जाते हो और बाहर जाके एक रिक्शा वाले से पूछते हो आरसीएम कर लो, तो कहता पागल है, रिक्शा चला बहुत स्कोप है। क्या कहेगा? आप जाके अभी आज आपकी पत्नी, आप पत्नी से जाके पूछो आरसीएम कर लो, क्या बताएगी वो तो जानती नहीं आरसीएम, आपका ब्रदर नहीं जानता। और जब हम इतना समझते कि डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिर आरसीएम करना है तो फिर आरसीएम के इन सफल लोगों से मिलना चाहिए। तो डिसीजन अपना। सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको। किस पर? पहला आप पर, खुद पर, कि मेरी अप्लायंस साथ देना दे तब भी मैं आरसीएम करूंगा, मेरी लाइफलाइन साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा, यवतमाल साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा, महाराष्ट्र में मेरा साथ देना दे तो भी मैं आरसीएम करूंगा। यस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए। तीसरा, पैशंस चाहिए। ये धैर्य का बिजनेस है, ये 5 साल का कोर्स है। हम इतनी जल्दबाजी करते हैं, जब हमने डॉक्टरी का कोर्स करा तो 15 साल आराम से पढ़े, जब हमने इंजीनियर का कोर्स करा तो 20 साल आराम से पढ़े, और जब 5 साल का कोर्स है, ज्वाइन होते ही बोलता है रॉयल्टी कब आई? तो खींच के निकाल दे रॉयल्टी। अरे प्राकृतिक का नियम है, बीज बोगे अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनी आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे। ऐसा कोई नियम है बीज बो और खींच के फल निकालना? कोई नियम है? देखना, अभी आप बाहर जाना, बाहर पता है जैसे आप निकलोगे मिलेंगे कुछ ऐसे लोग, आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है। हाँ, हमारे में आओ, खींच के निकाल, बहुत तेज चल रहा है। कैसे? आओ जाओ। बोले बीच में स्टॉप नहीं है? कोई स्टॉप नहीं, आओ जाओ। बोले कहाँ जाए? हमें क्या पता कहाँ जाओ। ऐसे भी लोग हैं। ये पैशंस का सिस्टम है। यहाँ आपको 5 साल एजुकेशन में देना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपकी अप्लाइन, सुबह गुरुकुल, शाम को यूनिक एजुकेशन का प्रोग्राम, जब समय मिलता है। आजकल डिजिटल का जमाना है, घर बैठे आराम से सब कुछ सुन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लक्ष्य होना चाहिए आपका, टारगेट स्वयं का होना चाहिए। संतोष जी को अत्री साहब ने नहीं कहा था कि तुम्हें रूबी बनना है, वो उनका टारगेट था, मेरे को बनना है। अजय जी को
अत्री साहब ने नहीं कहा कि तुम्हें रूबी बनना है, वो उनका टारगेट था बनना है। विशाल जी को संतोष जी ने नहीं कहा एमराल्ड बनना है, वो उनका टारगेट था। गजानन जी को अप्लाई ने नहीं कहा आपको स्टार पर बनना, अपना होना चाहिए। देखो एक शब्द है, समझते हो इसको? लक्ष्मी। चाहिए यस। तो छछूंदर घुमाओ ना एक बार। आप सब ने पढ़ा होगा अपने जीवन में, इस लक्ष्मी का संधि विच्छेद है लक्ष्य लक्ष्मी, इचकटू लक्ष्मी। ये लक्ष्मी खुद बोलती है, मी माने मेरा, लक्ष्य माने टारगेट। जब तक तेरा खुद का कोई टारगेट नहीं होगा, तू कितना भी दौड़ना, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। क्या बात है, खुद का होना चाहिए। यस। और अभी हम किसी से भी पूछे, नहीं पता। आपको यहां से बॉम्बे जाना है, पास में रेलवे स्टेशन है अगल बगल, हाँ, रामनगांव। अगर आपको बॉम्बे जाना है, दिल्ली जाना है एग्जाम्पल, तो फॉर्म में अपना नाम भरोगे, एज भरोगे, ट्रेन का नंबर डालोगे, टिकट कंफर्म मिल गई, फिर उसके बाद किस दिन और किस टाइम पर है वहां पहुंचोगे। तो जब पहले पता क्या होता था, जब ट्रेन आने वाली होती थी 3 स्टेशन पीछे, वो 3 घंटी बजाता था, 2 स्टेशन पीछे 2 बजाता था, एक ही पीछे 1 बजाता था, और बोर्ड पे लिखता था इतने नंबर की ट्रेन इतनी बजे तक आने की संभावना है। टेक्नोलॉजी बदली तो अनाउंसमेंट करने लगा, अभी और टेक्नोलॉजी बदली, डिस्प्ले पे आता है, अब कोई बोलता नहीं। अनाउंसमेंट क्या होता था, इस नंबर की ट्रेन इतनी बजे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बॉम्बे के लिए जाएगी। अब आपका वाला नंबर था तो आप उसमें बैठ गए। और रेलवे नियम बदलती रहती है, मान लो कल से एक नया नियम बदल दे, जैसे आप स्टेशन पहुंचो और वहां एक अनाउंसमेंट चालू हो नया, कल से कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। सारा सत्य बदल दिया नियम रेलवे। क्या हो गया नियम कल से? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस में बैठोगे? स्टेशन के बाहर। कंफ्यूजन है ना पूरा, कंफ्यूजन है पूरा। तो क्या करोगे फिर? मालूम करेंगे नहीं, बताने वाला कोई नहीं है, अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, ऑटोमेटिक है। कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, कोई भी ट्रेन और किसी भी समय और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ, आप करोगे क्या? कुछ नहीं कर सकते सर। आप जाओगे तो कहाँ रह जाओगे? जहाँ थे, स्टेशन के बाहर वही रह। अच्छा, और बैठ गए किसी में तो कहीं भी पहुंच जाओ। तो समझदारी क्या है? बैठने। मैं बताऊं, आपके साथ यही हो रहा है। जिससे पूछो 3 साल हो गए आरसी में, भाई साहब आरसीएम कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो? रॉयल्टी जाना है। कब पहुंचोगे? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी ट्रेन पर आ सकती है। बहुत सोचने का विषय है, ये तो सिंपल है। जब आपको नहीं पता रॉयल्टी कब पहुंचना है, अपलाइन कोई पहुंचेगा रॉयल्टी, लाइफ लाइन नहीं पहुंचा था, रॉयल्टी आपको ही जाना है। यस सर। और वो आपका टारगेट होना चाहिए। अभी मैं लखनऊ गया कुछ दिन पहले, तो वहाँ आर्मी के व्यक्ति 20 साल में वहाँ डिफेंस से रिटायर्ड हो जाते, तो वह HDFC में जॉब कर रहे, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो उनकी माता जी को बहुत प्रॉब्लम थी घुटनों की, तो हमारे गामा और हेल्थ गार्ड ने बिल्कुल उनकी मदर को एकदम फिट कर दिया। वो बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने HDFC का जॉब छोड़ दिया और आरसीएम ज्वाइन कर लिया। और जब मेरे को लखनऊ प्रोग्राम के बाहर बाद में मिले, मेरे साथ उन्होंने फोटो लिया। मैंने कहा यार क्या पर्सनैलिटी? बोले सर मैं फौज में था। मैंने कहा आरसीएम में? बोले सर आरसीएम में इसलिए आया हूँ, मेरी माँ का जीवन बदल गया जिसने मेरा जीवन बदला। तो
मैंने कहा चलो अच्छी बात है, और क्या चाहिए? सर 1 करोड़ रुपए महीना। आरसीएम से? हाँ। कब चाहते हैं? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। वो नहीं पता। कब आएगा? कोई भरोसा। आपको क्या लगता है दिनेश चौधरी ऐसी पिनों पे पहुंच गया? जिस दिन मेरा रिकॉर्ड पूछना कंपनी के अंदर, जिस दिन मैंने आरसीएम शुरू किया, अपने आप से वादा किया एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। डिस्ट्रिक्ट का नहीं, स्टेट पहला ही बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनूंगा, पहला ही बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनूंगा, पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनूंगा, पहला ही बना। एमपी का पहला सफायर बनूंगा, पहला ही बना। एमपी में हमारे 2 स्टार रूबी है, एक नरवरिया जी है भोपाल से, मेरे 2 साल बाद बने, और एमपी से भी कोई सफायर नहीं है मेरे अलावा। ये मेरा टारगेट था, क्योंकि मेरा फिक्स था कहाँ जाना है और कब जाना है। तो क्लियर है? तो इसके बाद जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, बहुत प्रभावित किया मेरे को उस चीज ने, और बड़े आज आपको आपकी लाइफ का आईना दिखाई देगा। सुरक्षा, युवा, ये आपकी फैमिली, और यही जीवन का कड़वा सच है, भले आप इसको मानो या ना मानो। क्या कड़वा सच है? जो आया है वो जाएगा। एक ही कड़वा सच है इस दुनिया में, जो आया है वो जाएगा। कब जाएगा किसी को नहीं पता, ये नहीं पता। ये पता होता हर आदमी अपनी व्यवस्था करता। आप और हम पता है कैसा जीवन जी रहे हैं? ट्रेन में कितने लोगों ने सफर किया है? उसमें एक आरएसी आता है कई बार। आरएसी, हम सब आरएसी में, कभी भी टिकट कंफर्म कर देगा। क्या जीवन है अभी हमारा? आरएसी में। और कई बार आप टीटी से पूछते हो सर सीट, बोले घबराओ मत, अगले स्टेशन कंफर्म हो सकती है। तो आप हम सब आरएसी में। किसी की वो 20 साल में भी कंफर्म कर देता है, किसी की 25 में करता है, किसी की 50 में करता है, किसी की 70 में करता है, किसी की 100 में करता है। उसको ही पता है किसी भी दिन कर देगा। यही कड़वा सच है, पर यह पता नहीं करेगा। ये पता हो ना, हम सब अपनी व्यवस्था कर ले पहले से, जो भी करना है, एफडी करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, पत्नी के नाम करनी है, बच्चों के नाम, सब कर दे, लेकिन ये पता नहीं। यही वो पहला पेड़ जहां से हमारी शुरुआत थी मीटिंग की। फिर वो 5 पेड़, पहला पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता। सबसे बड़ी समस्या इनकी है, ये सब इस पर निर्भर है। सबसे बड़ी समस्या ये है, आप देखना, ये पता है आप कभी रात को घर कभी पहुंचे 12-1-2 बजे, और आप जाके बेल बजाना, तो कई बार पहली बेल में दरवाजा नहीं खुलता, 1-2 बार बजानी पड़ती है। कई बार होता है ऐसा। क्यों? ये सब घोड़े बेच के सो रहे हैं, और जबकि इनको सोना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो इनका करता धरता है वो घर में नहीं आया, और ये बिना वेट किए सो गए। सोना नहीं चाहिए था, पर ये क्यों सो गए? क्योंकि इनको एक विश्वास है, इस दुनिया में हमारा एक मुखिया है, जब तक वो है हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन ये सोएगा हमेशा के लिए, कोरोना में बहुत सारी फैमिलियों के लोग सोए हैं। स्पीच सुना यूट्यूब पर पड़ी है। परिवहन मंत्री हमारे जो है नागपुर के, अभी संसद की स्पीच दी उन्होंने। 1.5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट में मरते हैं भारत में, 1.5 लाख। और ये कौन लोग हैं? यही घर के मुखिया। दुख तो इसी बात का है, इनमें से कोई घटना घटे ये संभाल सकता है, ये मुखिया है, लेकिन इसके साथ घटना घट गई कौन संभालेगा? और घटना इसी के साथ घटती है ज्यादा। आपने हमेशा ये सुना है 2 ट्रेन आपस में लड़ी और उसमें बैठे हुए 100 लोग मर गए, यही सुना।
या कभी ऐसा सुना, एक ट्रेन पटरी से उतरी, गांव में घुसी, एक घर में घुसी, उसमें 5 लोग सो रहे थे, वो 5 मर गए। क्या सुना? आपस में। उसमें सफर कौन कर रहा था? ये तो 5 घर में सोए थे। यानी घटना इनके साथ नहीं घटती, घटना इसी के साथ घटती है। यही ट्रेन में भाग रहा था इनके लिए। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मामला है। इसको हमने पता है एक बड़ा इजी वे में ले लिया। क्या ये दुनिया ऐसी चलती है, दादाजी थे, उनकी शादी हुई, पिताजी हो गए, उनकी शादी हुई, हम हो गए, हमारी हुई, हमारे बच्चे हो गए। ये बहुत जिम्मेदारी का मामला है। आज इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आपके घर में बच्चा है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 साल का है, कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, दे दोगे? अच्छा, आप में से कोई भी नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? वो आपका ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। दोगे क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ अपना लगाव है। हाँ, बहुत अच्छी बात, उनके साथ अपना लगाव, इमोशनल अटैचमेंट है। क्योंकि आप देखना, जब बच्चा बड़ा होता जाता है ना, आप उसको नहलाते हो, कई बार कपड़े पहनाते हो, खाना खिलाते हो, कई बार वो गंदगी कर देता, माँ साफ नहीं होती, आप साफ भी कर देते हो, माँ नहीं है उस जगह। आप जितना बच्चा बड़ा होगा, आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। ये अच्छा होता है। और कोई बताएगा क्यों नहीं देंगे? मैं पूछता हूं कई बार जनरली ये प्रश्न, याद आ गया तो मैंने आज पूछ लिया। तो कोई मेरे को ऐसा भी उत्तर देता है, सामने वाले को मैं पहचानता नहीं, मैं अपना बच्चा उसको कैसे दे दूं? ये भी अच्छा उत्तर है। कई बार लोग मेरे को ये भी बोलते हैं, सर सामने वाला मेरा जैसा पालन पोषण करेगा या नहीं करेगा, ये क्या गारंटी है? ये भी एक अच्छा उत्तर है। अब मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूं, जिस लड़की से आपने शादी की, इसको भी तो किसी ने 20-22 साल पाला था। यस, पाला था। तो इसके पिता का भी लगाव था इससे। इसके पिता भी आपके बारे में पहले दिन आप अनजान व्यक्ति थे, वो सोच सकते थे इस व्यक्ति को तो मैं जानता भी नहीं, कैसे दे दूं मेरी बेटी, या ये व्यक्ति मेरी जैसा इसको पालेगा या नहीं, क्या गारंटी है? लेकिन पता है उसने क्यों दे दिया आपको बेटी? उनको ये विश्वास था ये मेरे से अच्छा पालेगा, इसलिए। तो ये शादी कोई सिस्टम नहीं है, ये जिम्मेदारी का काम है। मतलब आपने किसी लड़की से शादी की है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। उसको गर्मी है, एसी चाहिए, लगवाना आपका फर्ज है। उसकी कार की डिमांड है, दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। उसको गहने चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। उसको कपड़े चाहिए, दिलाना आपका फर्ज है। आप ये नहीं कह सकते मैं कमाते ही 25,000 हूँ, क्या करूँ, महंगाई बहुत है, क्या करूँ, शादी क्यों करी? मना कर देते कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जिन बच्चों को इस दुनिया में लेने आए हो, जिम्मेदारी है आपकी। आप 4 पाल सकते थे, 4 ला लेते, 2 पाल सकते थे, 2 ला लेते, 1 पाल सकते थे, 1 ला लेते। ये तो आपके हाथ में कंट्रोल था। अब लोग पता है क्या बोलते, क्या करूं मैं, कहां से फीस भरूं, महंगाई बहुत। अरे फीस नहीं भर सकता तो घर में इनको क्यों भरा? ये क्या आसमान से आ गए? मेरे एक बच्चा, तो कई बार लोग मेरे से सफर में पूछते हैं, सर फैमिली में कौन लोग हैं? मैंने कहा एक ही बेटा। एक ही क्यों? एक है, एक ही है। बोले सर एक ही। मैंने कहा जॉब के हिसाब से। मेरे को नहीं पता था भविष्य में आरसी मिलेगा। यस। बोले मतलब? मैंने कहा मेरे को लगा मैं जॉब में हूँ, एक को पालू, वही बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे को पता होता भविष्य में आरसी मिलेगा, मैंने कहा फिर एक नहीं होगा। तो क्रिकेट की टीम घर खेलती है भाई, फिर समस्या तो यही है। तो ये तो देने को तैयार है, फिर क्यों एक होगा? ये जिम्मेदारी का मामला है। ये ऐसे नहीं है बच्चे क्या है, उधर भाग रहा है, एक की किताबें फट गई, एक का बैग फट गया, दिलाए ही नहीं जा रहा। बहुत जिम्मेदारी है ये। और इसीलिए मैं कहता हूँ आरसीएम अपने लिए नहीं करना, आरसीएम इन्हीं के लिए करना है। और आखिरी जिम्मेदारी जो माता पिता आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
आज पता है भारत में 60% लोग क्या करते हैं, माता पिता गांव में है, ये शहर में शिफ्ट हो गया। भारत में माता पिता कहाँ, और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये शहर में। और क्यों हुआ, इसके चक्कर में, कारण एक ही है, इसके चक्कर में हो गया। इनकम इतनी नहीं, माता पिता को भी दिया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या नियम है आपके यहां, मैं नहीं जानता, लेकिन ईमानदारी से उत्तर देना। जिसने गलती की सजा किसको मिलनी चाहिए, उसी को उसी को। जिसने गलती की सजा, याद करो अपना बचपन का वो समय जब आपने बिस्तर को गीला किया। गलती किसकी, हमारी। गलती का हट जाना किसने होता, उस माँ ने कहा बेटा गलती तेरी से हुई है, लेकिन मैं गीले में सो जाऊंगी। वो ऐसा भी नहीं सूखा करती है, वो उसी समय करवट बदलती है, आपको सूखे में सिला देती है, खुद गीले में सोती है रात भर। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, बहुत लंबे अरसे तक। क्यों, इसी दिन के लिए कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो जितने कष्ट मैंने इसके जीवन में सहे हैं, ये उन सब का सुख मेरे को देगा। और जब सुख का समय आया, ये छोड़ के चला गया। और ये गांव में रोती है कि आपको क्या लगता है, ये अपने पति से बात करके रोती है। बेटे को बड़ा किया इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और ये शहर चला गया। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, आरसीएम को पिनों के लिए मत करना, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, आरसीएम को इसलिए जरूर करना, आप हमेशा अपने माता पिता के साथ रहो। माता पिता, इसके लिए माता पिता को ना छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ताकत है। इसी के लिए तो छोड़ते हैं। विदेश क्यों गया, क्योंकि भारत में उतना पैसा नहीं था, इसीलिए तो विदेश गया। क्यों चला गया वो गुजरात, महाराष्ट्र में उतना पैसा नहीं था, लेकिन इसमें तो अपरंपार है, जो चाहिए वो मिल सकता है। मैं लास्ट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आरसीएम को कोई शब्द नहीं देना चाहता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आरसीएम को यह समझ के करना कि जब किसी ने आपको आरसीएम दिया, यानी आपके घर में उसने दीपक जलाया। अजय जी ने संतोष जी को दिया, संतोष जी ने बाकी लोगों को दिया, यानी आपके घर में दीपक जलाया। अब आपने 2 दीपक और जला दिए, क्या आपके दीपक की रोशनी कम हो जाएगी? कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि 2 और जल गए। आपने 4 जला दिए, फिर इनके साथ मिलकर और जला दिए, क्या आपके दीपक की रोशनी कम हो गई? रोशनी बढ़ गई। और भगवान ना करे, ये कड़वा सच है कि एक दिन ये दीपक बुझेगा। जिस दीपक को वो जलाता है ना, उसी दिन तारीख फाइनल करता है किस दिन बुझाना है। यही कड़वा सच है। जिस दिन ये दीपक बुझेगा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आपने जो 5 साल में मेहनत करके भारत में ये हजारों दीपक जलाए हैं, ये आपकी 7 पीढ़ियों तक आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। आप सबने हम सबको सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। और लीडरशिप एंड दबाओ 10 मिनट के बाद इसी हॉल में हम